हे हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल एफकेसी आर्ट्स, जहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, क्लास 12 का। ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिया, फर्स्ट, 2 और थर्ड। मनी और बैंकिंग थर्ड चैप्टर डिस्कस किया था हमने पिछले टॉपिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट की पे प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है स्टूडेंट्स। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल वैल्यू फाइनल और गुड्स का, सर्विसेज का, जो कि प्लान किया गया है खरीदने के लिए जितना भी सेक्टर्स है अर्थव्यवस्था में उनकी तरफ से एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो निश्चित समय काल पे जो तय किया गया है कि हम कितने सामान को, कितनी चीज़ों को उपयोग करेंगे, कितने सर्विसेज का उपयोग करेंगे अलग अलग सेक्टर्स के तरफ से, ठीक है, एक निश्चित इनकम के साथ। तो इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे हम सी से डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसे आई से डिनोट करते हैं। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। और नेट एक्सपोर्ट बराबर क्या होता है, एक्सपोर्ट का जो फार्मूला है वो एक्स है और इम्पोर्ट मतलब कि यहाँ पे एम को बताया गया है। फार्मूला क्या है समझ लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड बराबर सी कंजम्पशन प्लस आई इन्वेस्टमेंट, जी ऊपर हमने सब कुछ यहाँ पे देखा है। जी मतलब गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम से हम निकाल देंगे, मतलब कि इम्पोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दो सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, ए डी बराबर सी प्लस आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है कि जो मनी का वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में जो उपलब्ध है अर्थव्यवस्था में खरीदने के लिए एक निश्चित समय काल में, उसको सप्लाई कहते हैं। फ्लो जो गुड्स का, सर्विसेज का, एग्जाम्पल समझिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिमांड समझा अभी आपने कि मार्केट में एक पेन है जिसका डिमांड कितना है, 10 है, और उसका जो सप्लाई है मार्केट में, दुकान में बिक कितना रहा है, 5। 10 लोग मांग कर रहे हैं लेकिन उपलब्ध कितना है बेचने के लिए, 5 ही है। तो जो उपलब्ध है वो एग्रीगेट सप्लाई है और जो डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड है। सिंपल है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेना हमें। तो जो भी फ्लो गुड्स और सर्विसेज का व्यवस्था बना हुआ है एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है, और ये आमतौर पर इक्वल होता है किसके, नेट वैल्यू एडेड में। ए एस मतलब एग्रीगेट सप्लाई कुछ भी नहीं है, लेकिन नेशनल इनकम तो बहुत कुछ है। ये नेशनल इनकम को डिफाइन करेगा। एग्रीगेट सप्लाई का फार्मूला क्या है, सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनकम को कंट्री के, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई किसको रिप्रेजेंट करता है कि कंट्री का नेशनल इनकम कितना है। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल इनकम। ये क्या निकल गया हमारा, नेशनल इनकम निकल गया। तो वाई यहाँ पे नेशनल इनकम है, ए एस बराबर वाई, मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई कितना है और नेशनल इनकम कितना है, इससे हम सी प्लस एस से निकाल सकते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन शो करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, कंजम्पशन और इनकम के बीच में। सिंपल सी बात है, अगर आपका इनकम 10 है तभी आप कंजम्पशन 10 या 8, 9 का कर सकते हैं। आपके पास जितना पैसा अधिक होगा उतना ही आप खर्च कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है इसका, सी बराबर एफ वाई, मतलब कि कंजम्पशन फंक्शन का फार्मूला है ये। वाई मतलब इनकम हमारा, सी यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन है, और वाई क्या हमारा, इनकम है, और एफ को क्या बोला गया है, फंक्शनल रिलेशनशिप है इसका। इक्वेशन यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन का हम देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मोटा मोटी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस कंजम्पशन क्या है, एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर मतलब होता है कोई खर्च। जो खर्च है वो प्रभावित किससे होता है, इनकम से। अब हमारा इनकम बढ़ेगा तो हमारा खर्च भी बढ़ेगा, और अगर हमारा इनकम घटेगा तो हमारा खर्च भी घटेगा। ऐसे प्रकार के कंजम्पशन को हम इंड्यूस कंजम्पशन कहते हैं, कि हमारा खर्च जो है वो डिपेंड करता है हमारे इनकम पे, ठीक है, और इंडिकेट करता है एमपीसी इंटू वाई। इंड्यूस कंजम्पशन एक पोर्शन है कंजम्पशन का ही जो वेरी करता है, अलग अलग हो सकता है, बताएं आपको ये पूरी तरीके से इनकम पे डिपेंड करता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, ये शेड्यूल है कि जहाँ पे ये दिखाता है कि हमने कोई चीज़ पे खर्च कितना किया है अर्थव्यवस्था में लेवल ऑफ इनकम के आधार पे।
अगर हमारा इनकम बढ़ा तो हमने खर्च को बढ़ा दिया, अगर हमारा इनकम घटा तो हमने खर्च को घटा दिया। ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं यहाँ पे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी जिसे कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो एमपीसी कहते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मतलब जो रेशियो है टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच में, एक लेवल ऑफ इनकम अर्थव्यवस्था के, उसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, एपीसी का C/Y, कंजम्पशन कितना है, इनकम कितना है, निकल जाएगा एपीसी। एपीसी हमेशा मोर देन होगा 1 से, एपीसी इक्वल टू भी होगा 1 के, और एपीसी लेस देन भी होगा 1 से। ये सब डिफरेंट केसेस भी हैं। एपीसी फॉल्स होगा, एपीसी घटेगा अगर इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम कभी नहीं होगा। दूसरा टाइप जो है मार्जिनल, यहाँ पे रेशियो ऑफ चेंज होगा, एक्सपेंडिचर पे बदलाव आएगा हमारे इनकम की वजह से। चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, अगर हमारा इनकम घटा तो हमारा कंजम्पशन भी घटेगा, तो ये एमपीसी निकल गया। सिंपल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके जिसको आप देख सकते हैं। सेविंग फंक्शन है जिसको रेफ़र किया गया है, फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है सेविंग फंक्शन कि हमारा जितना नेशनल इनकम है उसी हिसाब से सेविंग भी होगा, S = FY। इक्वेशन सेविंग फंक्शन का क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एपीसी कैन बी निगेटिव हो सकता है, एपीसी जीरो भी हो सकता है। मार्जिन टू सेव क्या होता है, चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। रिलेशनशिप क्या है एपीसी और एपीएस के बीच में, तो ये इक्वल होता है, एपीसी एंड एपीएस इज़ इक्वल टू 1, और ये प्रोवाइड करता है एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड से, और हमको क्या मिलेगा, y से, y = y, c = y और S/y। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्व करके आप देख सकते हैं क्या सॉल्व कैसे हुआ है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को क्लासिफाइड किया गया है 2 हेड्स में, एक है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है हमारे किस पे, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पे, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है इनकम लेवल से। मतलब कि आप वहीं ना अपने इन्वेस्टमेंट, अपना निवेश बढ़ाएंगे जहाँ पे आपको लगता है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हमारा इनकम बढ़ेगा। अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि वहाँ से 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट आए, वहाँ से 200 का रिटर्न आए, 200 का इनकम आए। तो इसको कहते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा जो अफेक्ट नहीं करेगा इनकम को। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहे कुछ भी हो, इनकम हमेशा उतना ही रहेगा। नॉट इंट्रोड्यूस सोनली बाय प्रॉफिट मोटिव, ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं किया जाता है, ये इनकम इन इलास्टिक होता है। मतलब क्या कि अगर आपने दान किया, पैसा दिया, इन्वेस्ट किया, किसी को दे दिया, तो यहाँ पर तो आपको कुछ पैसा आएगा नहीं। या आपने अपने घर के लिए कोई फ्रिज लिया, कोई टीवी लिया, कुछ भी खरीद लिया, तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो किया आपने, इससे कोई इनकम नहीं आने वाला है, ये इन इलास्टिक इनकम में आएगा, जो इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। एक्स एंटी सेविंग क्या होता है, मतलब ये वो प्रकार का अमाउंट होता है जो आप सेव करते हैं अपने घर के चीज़ों से, डिफरेंट प्रकार के जितने भी प्रकार के आप पैसे कमा रहे, इनकम आप कमा रहे अर्थव्यवस्था में और बिगनिंग ऑफ टाइम में, उसको हम प्लान सेविंग कहते हैं। कि हमें अगर हमारा इनकम 5,000 है महीने का, तो हम अपने घर में 4,000 में खर्च चलाएँगे और 1,000 हम क्या करेंगे, सेव करेंगे अपना। इसको कहते हैं एक्स एंटी सेविंग्स, बचाना प्लान करके। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर आपने 5,000 कमा रहे हैं आप, तो आप सोच रहे कि 4,000 3,000 में तो घर चलाऊंगा मैं, 1,000 में क्या करूँगा, इसको निवेश करूँगा, SIP कर सकता हूँ, इसका LIC करवा सकता हूँ, कुछ जमा कर सकता हूँ, या फिर और 1,000 हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, बचा कर रखेंगे इमरजेंसी यूज़ के लिए। इन्वेस्ट मतलब क्या हो गया, आपने खर्च कर दिया, किसी में निवेश कर दिया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने जो इनकम है आपका, उसमें आपने कुछ पीरियड निवेश कर दिया, उसको हम प्लान इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। एक्स पोस्ट सेविंग, मतलब सेविंग जो है एक्चुअल रियलाइज सेविंग इन इकोनॉमी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल भर में आपने जो भी पैसा जमा किया, ठीक है, आपको जो लगा कि मैंने एक साल में कितना पैसा जमा किया, पिछले एक साल में जो भी आपने जमा किया, वो एक्स पोस्ट सेविंग कहलाता है।
एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट वही है, पूरे साल भर में आपने कितने पैसे को इन्वेस्ट किया, वो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है। इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, इनकम डिटरमाइन करता है एट अ पॉइंट वेयर ED मतलब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू AS मतलब एग्रीगेट सप्लाई, S इक्वल टू आई सप्लाई बराबर इनकम। यहाँ पे फ्लो जो गुड्स का है सर्विसेज का है वो इक्वल होगा डिमांड ऑफ गुड्स का, मतलब उतना ही डिमांड है जितना कि मार्केट में सप्लाई है, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अगर आपने 5 पेन का डिमांड किया और 5 ही सप्लाई है तो ये इक्विलिब्रियम लेवल है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट ऑलवेज बी अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इट कैन बी लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमेशा, लेकिन यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं होगा। हर व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि अगर डिमांड उतना है तो सप्लाई उतना ही हुआ तो इसका मतलब सब कोई के पास काम होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेस ही होगा उससे। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, एक ऐसा परिस्थिति जहाँ पे हर व्यक्ति के पास विलिंग टू वर्क है, जो भी प्रिवलिंग वेज रेट उसको मिलना चाहिए, जो भी वेज रेट उसको मिलना चाहिए उसके टैलेंट के आधार पे, उसके पास इनफ वर्क अपॉर्चुनिटी हैं, वैसे प्रकार की परिस्थिति को फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कि परिस्थिति आपके पास जॉब है, आप करना नहीं चाहते तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग, आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको उतना वेजेस पे किया जा रहा है, वेज रेट दिया जा रहा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या, एक ऐसा परिस्थिति जहाँ पे कोई व्यक्ति काम कर सकता है बट नॉट टू विलिंग वर्किंग एज ए प्रिवलिंग वेज रेट, लेकिन उसको वो उस वेज रेट पे नहीं। एग्जांपल में एक 12 पास व्यक्ति को बोला जाए कि तुम मजदूरी का काम करो, तो वो 12 पास है, उसको 500 रुपये के मजदूरी पे काम करना होगा, लेकिन वो पढ़ा लिखा है, 12 पास किया है, मतलब वो 10 तक 12 तक की कोई भी जॉब को कर सकता है, लेकिन उसको उस वेज रेट पे काम मिल ही नहीं रहा है, तो इसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। इनवॉलंटरी मतलब एक ऐसा परिस्थिति जहाँ पे वर्कर काम करने के इच्छुक तो है, विलिंग टू वर्क एट प्रिवलिंग रेट बट डज नॉट गेट वर्क। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी व्यक्ति जो काम करना चाहता है और वो अब 500 में भी काम करना चाहता है, 12 पास है, लेकिन अब उसको काम ही नहीं मिल रहा है, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। जब काम मिल रहा था लेकिन पैसा कम मिल रहा था तो वॉलंटरी था। क्लियर है ना। नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक ऐसा परिस्थिति जहाँ पे कोई भी व्यक्ति काम करने को तैयार है, जो भी वेटेज उसको मिल रहा है, लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा है। ऐसे परिस्थिति में अर्थव्यवस्था में AS एग्रीगेट सप्लाई पर एग्रीगेट डिमांड होगा विदाउट फुल यूटिलाइजेशन लेबर फोर्स। लेकिन यहाँ पे 100 आदमी से 70 आदमी के पास ही काम है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई पर एग्रीगेट डिमांड, जितना सप्लाई उतना ही डिमांड, तो इससे हर व्यक्ति को तो काम मिलेगा नहीं, क्योंकि सप्लाई कम है तो डिमांड कम है तो सप्लाई भी कम ही होगा, लोग को काम भी कम ही मिलेगा। इसको कहेंगे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब के रेशियो चेंज इन इनकम, मतलब वो रेशियो जिसमें आपके इनकम में चेंजेस आता है, किसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से। फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, के बराबर वाई बराबर आई। नेक्स्ट है एक्सेस डिमांड, एक ऐसा परिस्थिति है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाता है, उसका फुल एम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ बढ़ जाता है। इन्फ्लेशनरी गैप मतलब कि महंगाई, वो गैप होता है जहाँ पे एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्सीड करता है एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड को, जिससे इस्टेब्लिश हो सके फुल एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशनरी गैप को कम करने के लिए क्या होता है, एक्चुअल जो एग्रीगेट डिमांड है वो और एग्रीगेट डिमांड को और बढ़ाता है, क्योंकि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। डिमांड बढ़ेगा तो लोगों को काम भी ज़्यादा मिलेगा, तो ये डिमांड बढ़ाना ज़रूरी है, इसको मेज़र कर सकते हैं। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड फॉल करता है एग्रीगेट सप्लाई एक फुल एम्प्लॉयमेंट पर, इसको हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड और देन एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। डिफरेंशियल गैप क्या होता है, ये गैप होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड लेस देन होता है एग्रीगेट डिमांड के रिक्वायर्ड जो है इस्टेब्लिश करने के लिए। मेथड क्या क्या है इस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने का। फिजिकल मेजर्स और फिजिकल पॉलिसी, मतलब यहाँ पे चेंज इन टैक्स में बदलाव करना होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर में बदलाव करना होगा, पब्लिक बोरोइंग में बदलाव करना होगा, नए नए नोट्स छापने होंगे, ठीक है। मॉनेटरी मेजर, मॉनेटरी पॉलिसी लेना होगा। क्वांटिटी मेजर, जैसे बैंक रेट कम करना होगा, कैश रिजर्व रेट बढ़ाना होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ाना होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन बढ़ाना होगा, क्वालिटेटिव सेलेक्टिव सर्विस मेजर्स उठाने होंगे, मार्जिनल रिक्वायरमेंट,
रीजनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मोरल सुएशन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये सब कदम उठा के हम बेसिकली इनको डेफिसिट डिमांड को मेज़र कर सकते हैं। तो इसी के बाद ये चैप्टर भी खत्म हो गया। चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक बार नए वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।